हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एरिटेरिया 75 से MCQ पढ़ रहे हैं उसका डिस्कशन सेट रहेगा 74। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम यहाँ पर होगा बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो बृहत्तम द्वितीय हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा कृष्णा बेसिन। ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा कौन सा है? कृष्णा बेसिन हो जाएगा। पहला कहेगा तो ये हो जाएगा गोदावरी बेसिन। प्रायद्वीपीय भारत की पहला बृहत्तम बेसिन हो जाएगा गोदावरी बेसिन, दूसरा हो जाएगा कृष्णा बेसिन। पेरियार जो है, पेरियार नदी कहाँ पे है? तो पेरियार नदी है केरल में, यहाँ पे इडुक्की परियोजना बना हुआ है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। 2 नंबर हो जाएगा, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन हो जाएगा ए। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहेगा तो ये स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये स्थित है दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। इधर फसल का नाम दिया गया है और इधर दिया गया है बीमारी। कौन सी बीमारी जो है किस फसल में लगता है? तो देखते हैं। ब्लैक रस्ट कहेगा ये किस फसल के बीमारी है? ब्लैक रस्ट ये किस फसल का बीमारी है? तो ये हो जाएगा गेहूं का। ब्लैक रस्ट हो जाएगा गेहूं का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेम रोट किस में होता है? स्टेम रोट होता है चावल में। उसके बाद व्हाइट रस्ट कहेगा किस में होता है? व्हाइट रस्ट होता है किस में? तो ये होता है सरसों में। और लीफ ब्लाइट जो रोग है ये होता है आलू में। ब्लैक रस्ट का जो रोग है ये गेहूं का है। स्टेम रॉट हो जाएगा चावल में, व्हाइट रस्ट हो जाएगा सरसों का, और अर्ली ब्लाइट रोग जो है आलू में होता है। चावल में जो धान या चावल, जिस चावल भी बोल सकते हैं, धान में जो खैरा रोग है ये जस्ता के कमी से होता है। सरसों में होता है झुलसा रोग, और करनाल बंट कहेगा तो ये गेहूं में होने वाला रोग है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है। तो इसमें सभी खगोलीय पिंड हो जाएगा, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तथा उल्का पिंड। ये सभी क्या है? तो सभी खगोलीय पिंड है। सूर्य के व्यास कहेगा कितना है? तो सूर्य के व्यास हो जाएगा 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग जो है दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 57 से 59%। 5 नंबर हो जाएगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल जो है कह रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये स्थित है पालनी पर्वत श्रृंखला पे। पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। अरावली कहेगा, अरावली ये सबसे पुरानी पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी जो है ये हो जाएगा दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार कहेगा तो भारत के विश्व में 7वां स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के जो क्षेत्रफल है विश्व का 2.4% है, और जनसंख्या के आधार पे भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। कुल जनसंख्या में भारत के जनसंख्या के कहेगा कितना परसेंटेज है? तो 17.7% है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा जी हो जाएगा थार। ऑप्शन हो जाएगा ए। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल थार हो जाएगा। और एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा गोबी, जो कि मंगोलिया में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहेगा तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा, ये स्थित है मंगोलिया में। विश्व के सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कहेगा तो अटाकामा हो जाएगा, जो कि अमेरिका में स्थित है। तकला मकान जो मरुस्थल है ये स्थित है कहाँ पे? तो चीन में। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत के जो राष्ट्रीय आय है इसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन हो जाएगा बी। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, मनोरंजन क्षेत्र, ये सब किसके अंतर्गत आता है?
तो सेवा, मनोरंजन और व्यापार ये सभी आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा उद्योग। 9 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो ये कौन माने हैं? टॉमस पेन। ऑप्शन हो जाएगा बी। इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। उपयोगिता मिल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जेएस मिल के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हो जाएगा, ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वह क्या कहलाती है? ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाएगा प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट यानी कि मुख्य ऋण दर, इसे बोलते हैं मुख्य ऋण दर। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन आपसे पूछेगा कब हुआ था? तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के गठन किया गया था 1931 में। 11 नंबर हो जाएगा, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? जो रेणुका झील है ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये भारत के सबसे छोटा आर्द्र भूमि है। वेम्बनाड झील कहेगा या अष्टमुदी झील, ये दोनों स्थित है कहाँ पे? तो केरल में। खर्ची पूजा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। बैसाखी पर्व कहेगा कहाँ पे मनाया जाता है? तो पंजाब में। आगे देखेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कहेगा अध्यक्ष सहित था 7। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा थी ये कितनी थी? तो ये थी 15 वर्ष। 13 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? इसमें से समवर्ती सूची के विषय कौन सा है? तो ये हो जाएगा विवाह तथा तलाक। ये आता है समवर्ती सूची में। जो समवर्ती सूची है ये लिया गया कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जन स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देश की प्रतिरक्षा तथा मुद्रा बैंकिंग ये दोनों आता है संघ सूची के अंतर्गत। वर्तमान में समवर्ती सूची में टोटल विषय कहेगा तो 52 है। राज्य सूची में टोटल विषय है 61 और संघ सूची में वर्तमान में विषय है 100। पहले समवर्ती सूची में कितने विषय था? 47। इसमें 5 जो विषय है जोड़ा गया तो वर्तमान में कितना है? 52। पहले राज्य सूची में विषय था 66, इसमें से 5 घटाया गया है, इससे निकाल कर 5 समवर्ती सूची में डाला गया है। पहले 66 था, वर्तमान में है राज्य सूची में 61 विषय। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद 98 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। बजट शब्द के उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि उसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख मिलता है। 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, बारी बारी देख लेते हैं। 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई, ये जो कथन है सही है। भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके मृत्यु जो हुआ था उनके कार्यकाल में हुआ। पहला हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जो कि जिनका मृत्यु देश से बाहर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ताशकंद में। तीसरा थी इंदिरा गांधी। इन 3 प्रधानमंत्री की जो मृत्यु हुआ था इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगला देखते हैं ऑप्शन, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी कथन सही है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, यही गलत है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई थे। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कहेगा तो राजीव गांधी थे, तो यही गलत था। इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। यही कथन तो जो था ये गलत था। और कहेगा 3 तो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में इनका मृत्यु हुआ था, और कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल में हुए? तो ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए थे। पहला थे फखरुद्दीन और पहला हो जाएंगे जाकिर हुसैन जो कि क्रम से तीसरा थे,
और दूसरा राष्ट्रपति हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई और ये दोनों क्या थे तो धर्म से मुस्लिम थे। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1967 में। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में और ये था नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषा और जोड़ा गया जो कि था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसी के तहत 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा कितना है तो 22 है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कहेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 89। ऑप्शन हो जाएगा डी अनुच्छेद 89। मंत्रिपरिषद के उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 79 के संबंध कहेगा तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा का उल्लेख किया गया है 81 में। इसका ट्रिक हो जाएगा सरला आप याद कर लीजिएगा। स से हो जाएगा संसद, उल्लेख 79 में। र से हो जाएगा राज्यसभा, उल्लेख 80 में। ला से हो जाएगा लोकसभा, ल से हो जाएगा इसका उल्लेख किया गया 81 में। 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर हो जाएगा निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया तो पहली बार किया गया था केरल के चुनाव में। ऑप्शन हो जाएगा केरल के विधानसभा के चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था तो 1982 में। और ईवीएम के द्वारा कहेगा ईवीएम के द्वारा अपनी पूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा गोवा। वैट पहली बार भारत के किस राज्य में लागू किया गया तो ये लागू किया गया हरियाणा में। कब तो 1986 में। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है कम से कम होता है 40। ऑप्शन हो जाएगा बी। और विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं ये विधानसभा के 1/3 से 1/3 के आसपास होते हैं। विधानसभा में कहेगा कि कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए तो विधान परिषद में 40 होना चाहिए कम से कम। विधानसभा में कम से कम 60 होना चाहिए और कुछ अपवाद भी है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल सम्राट के हुआ था औरंगजेब का हुआ था। दूसरा इनका औरंगजेब के जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 1679 में। और आपसे कहेगा कि 2 बार शासन करने वाले मुगल शासक कौन थे तो ये थे हुमायूं। और दो बार राज्याभिषेक किसका हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब के जिंदा पीर के उपनाम से जानते हैं। न्याय के जंजीर कौन स्थापित किए थे तो ये स्थापित किया था जहांगीर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था तो शाहजहां। आगे बढ़ेंगे अगला में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखते हैं अकबर का संबंध किससे है। अकबर के संबंध हो जाएगा आईन दहसाला से। आईन दहसाला से संबंध हो जाएगा किसका तो अकबर का। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध कहेगा तो ये प्रतीक मुद्रा से होए। प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन किसने चलवाया था यानी कि किसने प्रचलन किया था या किसने चलवाया था तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। इनको दिल्ली सल्तनत के पागल बादशाह के संज्ञा भी दी गई है। इल्तुतमिश के कहेगा संबंध किससे है तो इल्तुतमिश के संबंध हो जाएगा चहलगानी अमीर से यानी कि चालीसा दल से। जो चालीसा दल था इसका गठन कौन किया था तो इल्तुतमिश किया था। सड़क आजम से संबंध हो जाएगा किसका तो शेरशाह सूरी का। पहली बार सड़क निर्माण किसने करवाया था तो शेरशाह सूरी। किला कुहाना मस्जिद के निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। चालीसा दल के गठन किए थे इल्तुतमिश और चालीसा दल के कहेगा समाप्त कौन किए थे तो बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था बलबन किया था। सिजदा के अर्थ होता था सिर झुकाना और पैबोस के अर्थ होता था पैर छूना। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर हो जाएगा
राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो जो राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली था ये प्रचलित था अकबर के शासनकाल में। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो ये करवाए थे अकबर। जिंदा पीर के उपनाम से जानते हैं औरंगजेब को। पहली बार रुपये के सिक्का किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी। और दिल्ली के जो पुरानी किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बाबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? विजयनगर आने वाला प्रमुख जो विदेशी यात्री थे इसमें से कौन पुर्तगाल के नहीं था? तो देखते हैं, जो निकोलो कोंटी थे ये पुर्तगाल के नहीं थे। ये कहाँ के थे? तो ये थे इटली के। ये कहाँ के थे? इटली के थे। बाकी जो बचे डेमिंग पायस, नूनीज और बारबोसा ये सभी कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के थे। निकोलो कोंटी विजयनगर ये किसके शासनकाल के दौरान आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी ये इटली से विजयनगर आए। नूनीज कहेगा, नूनीज जो आया था ये अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बारबोसा तथा डेमिंग पायस ये दोनों कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। अब्दुल राजा किसके शासनकाल में विजयनगर आए? तो देवराय द्वितीय के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बारी बारी देख लेते हैं कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है और ये कथन सही है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी सही है। और इनकी माता के नाम कहेगा तो त्रिशला था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये भी सही है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और ये गलत है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे नेमिनाथ। नेमिनाथ के अन्य नाम कहेगा तो अरिष्ट नेमी है और ये 22वें थे। जो 23वें थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कहेगा तो ये पार्श्वनाथ थे। ये थे 22वें नहीं थे, ये थे 23वें। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। तो इसमें से गलत कथन छांटना था, इसमें गलत है ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर देखेंगे, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रज। ऑप्शन हो जाएगा डी। मौर्य वंश की राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र थी। बौजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वैशाली। सबसे कहेगा सबसे विशाल महाजनपद या मजबूत कहेगा कौन था? तो मगध महाजनपद ये सबसे विशाल या मजबूत था। आगे देखते हैं 26 नंबर हो जाएगा, प्रमुख सैंधव स्थल चन्होदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो चन्होदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कहेगा तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रोपण स्थल ये पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, कहाँ पे? तो गुजरात है। 27 नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया था गाय के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहेगा कौन से जैन तीर्थकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ये हो जाएंगे अरिष्टनेमी जो कि क्रम से 22वें थे और ऋषभदेव, और ये क्रम से थे पहला। अरिष्टनेमी तथा ऋषभदेव ये दो जैन तीर्थकर ऐसे हुए जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे गर्म खून किसका होता है? तो ये होता है बकरी का। 28 नंबर देखेंगे, बंगाल करा कि प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था वह कौन था? प्रथम बांग्ला समाचार पत्र बताना है जो कि राजनीति से जुड़ा था, ये कौन था? ती हो जाएगा सोम प्रकाश पत्रिका। सोम प्रकाश समाचार पत्र ये प्रथम बांग्ला समाचार पत्र था जो कि राजनीति से जुड़ा था। और ये इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। बंगाल गजट पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जेम्स हिकी थे। कब पेश किया गया था? 1780 में। समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? विलियम कैरी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर में है,
निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना कौन सी हुई थी। इसमें से सबसे पहले कह रहा है कि आंदोलन से संबंधित घटना इसमें से कौन हुआ था। इसमें सबसे पहले हुआ था स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। और इसमें महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी शामिल हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को, तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की उदारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत की उदारक की संज्ञा दी थी। तो ये किसे दी थी? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में श्वेत विद्रोह तथा इल्बर्ट जो बिल था ये किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और ये हुआ था लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में। कांग्रेस के गठन दिसंबर 1885 में हुआ था। उस समय शासनकाल लॉर्ड डफरिन का था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया था। 31 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? ये करता है माइक्रोफोन। ये करता है माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर कहेगा तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार जो है ये जुड़ा रहता है समानांतर क्रम में। वही आपसे फ्यूज कहेगा तो ये जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में। और फ्यूज जो कार्य करता है ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये प्राप्त होता है कहाँ से? तो घास से। जो चींटी होती है इनकी डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। सिरका में होता है एसेटिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर हो जाएगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? निम्न तापी जो इंजन होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? तो रॉकेट में। ऑप्शन हो जाएगा ए। और रॉकेट किस पे कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। शुष्क सेल के अन्य नाम कहेगा तो इसे प्राथमिक सेल के नाम से भी जानते हैं। शुष्क सेल को हम प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। और इसकी जो क्षमता होता है ये होता है 1.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए इसमें प्रयोग लाया जाता है एक्स किरण का। ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसका खोज कौन किए थे? रोएंटजन के द्वारा इसका खोज किया गया था। दृश्य किरण के खोज किया गया था न्यूटन के द्वारा। गामा किरण के खोज किए थे पॉल विलार्ड। और यूवी किरण यानी कि पराबैंगनी किरण के खोज कौन किए थे? तो ये किए थे रिटर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर है। 36 देखेंगे। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? जैव विविधता में अधिकतम कहेगा संकट निम्न में से किससे होता है? तो इसमें अधिकतम जो संकट होता है ये होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता में अधिकतम संकट होता है। और यही आपसे पूछ देगा कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। 37 नंबर हो जाएगा। विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत घंटी होता है इसमें कौन सा सेल का प्रयोग करते हैं? लेक्लांसो सेल का। ऑप्शन हो जाएगा बी।
वोल्टीय सेल ये कार्य करता है विद्युत रासायनिक के रूप में, यानी ऐसे अन्य नाम कहेगा तो विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो टार्च में किया जाता है, या घड़ी जो होता है उसमें, घड़ी के बैटरी में। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो समांगी मिश्रण के उदाहरण कौन नहीं है? तो कुहासा जो है ये समांगी मिश्रण के उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण है एरोसोल का। बाकी चीनी का जलीय विलयन, हवा, ये सभी क्या है? तो ये दोनों जो है समांगी मिश्रण के उदाहरण है। 39 हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? किसी परमाणु के जो नाभिक की त्रिज्या होता है ये होता है 10 के पावर -10 मीटर। वही आपसे आकार कहेगा तो आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। एक माइक्रो बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रो बराबर हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। 1 पिको बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर है, शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं सोडियम 24 का। ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर के नियंत्रण में या नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। ल्यूकेमिया के उपचार के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? या समस्थानिक के लिए हो जाएगा फास्फोरस 32। ट्यूमर का पता लगाने के लिए कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें हम आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो इसमें से किसका मान बढ़ेगा? तो आयनन ऊर्जा के मान बढ़ेगा। जब बाएं से दाएं जाएंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी में है तो इसमें आयनन ऊर्जा के मान जो है बढ़ेगा। बाकी परमाणु के आकार जो है ये घटता है और विद्युत घनात्मकता जो है ये भी घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे मोसले 1913 में और ये आधारित है परमाणु क्रमांक पर। 42 हो जाएगा, निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला जो सोडा है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। सूत्र होता है NaHCO3। कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाएगा NaOH। नमक के सूत्र होता है NaCl और धोने वाले सोडा का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? जो एल्केन श्रेणी है इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n और एल्काइन के होता है CnH2n-2। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जो क्रायोलाइट है ये किसका अयस्क है? क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क। ऑप्शन हो जाएगा ए। बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। डोलामाइट कहेगा ये किसका अयस्क है? डोलामाइट है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अयस्क। डोलामाइट कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के अयस्क है। कार्नेलाइट कहेगा तो ये मैग्नीशियम का भी है और पोटेशियम का भी है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम तथा पोटेशियम दोनों का है। नाइटर भी किसका है? तो ये भी पोटेशियम का है। कार्नेटाइट कहेगा किसका है? यूरेनियम का है। फिर से एक बार देखिएगा, जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट हम कह रहे हैं, क्रायोलाइट ये किसका है? तो क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का। कार्नेलाइट कहेगा, कार्नेलाइट तो ये पोटेशियम तथा मैग्नीशियम दोनों का है। कार्नेलाइट पोटेशियम तथा मैग्नीशियम दोनों का है। और कार्नेटाइट कहेगा तो ये हो जाएगा यूरेनियम का। आगे बढ़ेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है गोल्गी काय को। खोज किया गया था किसके द्वारा? बोवेरी के द्वारा। बोवेरी ने इसका खोज किए थे। प्रोटीन के फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका खोज किए थे ऑल्टमैन 1886 में और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो बेंडा के द्वारा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को।
आगे बढ़ते हैं, 46 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन है जो कि आरएनए के संबंध में सही है, बारी बारी से देखेंगे। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, ये जो है सही है। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, ये भी सही है। थाइमिन जो होता है डीएनए में होता है और इसमें आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरासिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें तीनों कथन सही है। किसके बारे में? तो आरएनए के संबंध में ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से सभी क्या है? तो सही है। 47 नंबर देखते हैं, चुकंदर में कौन सा वरीय लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में कौन सा पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विटामिन। ऑप्शन हो जाएगा सी। टमाटर जो लाल होता है ये होता है लाइकोपिन के उपस्थिति के कारण। दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण और उजला होता है केसिन के कारण। आगे बढ़ते हैं, 48 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे और एक निम्नलिखित में से किसमें असूत्रीय विभाजन होता है? असूत्रीय विभाजन ये जीवाणु में भी होता है, नील हरित शैवाल में भी होता है और अमीबा में भी होता है। इसमें से हो जाएगा सभी। नील हरित शैवाल के अन्य नाम कहेगा तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। हाइड्रा के प्रचलन अंग कहेगा तो ये हो जाएगा मुकुलन और अमीबा के प्रचलन अंग हो जाएगा कुटपाद। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? फ्लाई ऐश जो प्रदूषण है ये किससे होता है? ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन हो जाएगा डी, ताप विद्युत संयंत्र से। भूरी क्रांति के संबंध हो जाएगा उर्वरक उद्योग से। ब्लैक फंगस ये कोयला के खनन में जो व्यक्ति कार्य करता है उसको हो जाएगा ब्लैक फंगस, यहाँ पे प्रदूषण जो होता है उससे। 50 नंबर हो जाएगा, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? चेरनोबिल जो दुर्घटना हुआ था ये होता है यूक्रेन में। कब? तो 1986 में। और ये संबंधित है किससे? तो ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव हुआ था ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को और इसका सूत्र होता है C2H3NO। इसमें जो महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये थे शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में हुई थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी के राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे 1656 में और शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? 1680 में हुई थी और इनका जन्म हुआ था 1627 में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका किसके द्वारा लिखा गया? ज्ञानेश्वर के द्वारा। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका किसके द्वारा लिखा गया? एकनाथ के द्वारा। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? ये हुए थे संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? ये थे बाजीराव द्वितीय। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मराठों के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था साहू एवं ताराबाई के मध्य। पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के मध्य। आगे देखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ और इसे किस संधि के तहत समाप्त की गई? सलाबाई की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ और इसे समाप्त किया गया था देवगांव की संधि के द्वारा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1817-19 में
और इसे समाप्त की गई थी पेशवा पद की समाप्ति, यानी कि ये संधि नहीं हुआ था। तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-19 में, और इसी के तहत जो पेशवा पद था इसकी समाप्ति की गई। आगे बढ़ेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। किसके बीच? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य, यानी कि अफगान के बीच हुआ था। पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच। मराठा यहाँ होगा मराठा साम्राज्य में चौथे सरदेशमुखी क्या था? तो ये करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे बोला जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था, तो ये प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? इसे बोलते थे सुमंत। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे है स्वतंत्र राज्य उनके संस्थापक। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खान। बंगाल के संस्थापक कहेगा या बंगाल के संस्थापक हो जाएंगे मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक के हो जाएंगे सादुतुल्ला खां। हैदराबाद के हो जाएंगे चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क। भरतपुर के हो जाएंगे चूड़ामन एवं बदन सिंह। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।